हाँ जी दोस्तों, अब हम यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट हमने काफ़ी सारे कुछ नोट्स हमने लिख लिए थे इस चैप्टर के अंदर और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था। ठीक है, अब इस यूनिट में हम आगे बढ़ते हैं। पहले जो नॉर्मल हमने डिस्कशन करी थी, थोड़ी बहुत हम डिस्कशन को देख लेते, क्या क्या चीज़ें हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दी है। सबसे पहले तो जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो रेशियो एनालिसिस में आप पढ़ के आते हैं, कहते हैं कि अगर सिर्फ वर्किंग कैपिटल लिखा है इसका मतलब होता है नेट वर्किंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में सिर्फ वर्किंग कैपिटल वर्ड लिखा है तो इसका मतलब होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि वर्किंग कैपिटल लिखे या फिर नेट वर्किंग कैपिटल लिखे, दोनों वर्ड एक ही है, जिसका मतलब होता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल लिखा है, इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ करंट असेट, इसमें से करंट लाइबिलिटी अभी माइनस नहीं किया है। तो वर्ड ध्यान रखिए, वर्किंग कैपिटल लिखा है इसका मतलब करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, लेकिन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल लिखा है इसका मतलब करंट असेट। क्लियर है? अब फिर हमने यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट किया था। कहते हैं कि सर जो हमारा पहला यूनिट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, उसके अंदर हमें मेनली 2 ही टॉपिक पढ़ने और आपका यूनिट ख़त्म हो जाता है। 2 टॉपिक जिसका नाम है, कहता है एक तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल और दूसरा आपके पास में है डबल शिफ्ट आपके पास में। ठीक है, डबल शिफ्टिंग जो हम पढ़ेंगे आगे आपके पास में, लेकिन अभी हम पढ़ रहे थे एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल में। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल में 2 मेथड है, मतलब कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए, ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल को 2 मेथड से हम एस्टिमेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पहला मेथड है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, जिसे हम कैपिटल साइकिल मेथड भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है रॉ मटेरियल प्लस वर्किंग प्रोग्रेस प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर, और उसमें से माइनस कर देते हैं क्रेडिटर। ठीक है, अब ये कैसे निकाले जाते हैं? तो इसके लिए हमने डिफरेंट फॉर्मूलेस पढ़े थे कि रॉ मटेरियल कैसे निकलता है। तो रॉ मटेरियल निकलता है एवरेज रॉ मटेरियल के बेसिस पे, एनुअल रॉ मटेरियल के बेसिस पे। WIP निकलता है एवरेज WIP और एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे। फिनिश गुड्स निकलता है एवरेज फिनिश गुड्स एंड एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे। ठीक है, ये याद रखना होगा कि वर्किंग प्रोग्रेस है तो वो बेस किसका होता है, इस ये कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से निकलता है। रॉ मटेरियल से ही निकलता है। फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से निकलता है। डेटर क्रेडिट सेल पे निकलते हैं, और आपके पास में क्रेडिटर जो है वो क्रेडिट परचेस पे निकलते हैं। ये चीज़ आपके पास में याद होनी चाहिए, वो फॉर्मूला भी सारे के सारे याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में हमने देखा था, और ये सारी चीज़ें निकालने के बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं जहाँ पे आपकी वर्किंग कैपिटल के फंसी हुई है। इसी के साथ यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से वर्किंग कैपिटल के डेज पूछे जाते हैं, जिससे आप ये डेज तो निकाल लेते। लेकिन कई बार नेट ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के अंदर, ये नेट ऑपरेटिंग बोलो या फिर ऑपरेटिंग साइकिल बोलो, दोनों एक ही है। कहते हैं कि नेट ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। कहते हैं कि पूरे साल में कितनी बार साइकिल जो है वो राउंड होगी, वो आपको बताना है। तो सिंपल सा हमने यहाँ पे लिखवाया था, या फिर हाँ लिखवाया था आपके पास में। कहते हैं कि हमें कई बार पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से टोटल नंबर ऑफ ईयर में आपके पास में कितने टाइम राउंड ऑफ होगा। ठीक है, तो आपको उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, सिंपल है। नंबर ऑफ साइकिल जिसे हम कहते हैं, नंबर ऑफ साइकिल कैसे निकलती है? कहते हैं कि आप 365 डेज पूरे साल में जितने भी है, 365 या फिर 360 डेज क्वेश्चन में बोला होगा, नहीं बोला है तो आप एज्यूम कर सकते हैं। डिवाइड बाय आपको करना है वर्किंग कैपिटल डेज, जो आपने फॉर्मूले से निकाला। इससे क्या आ जाएगा? इससे आ जाएगा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। इस पे क्वेश्चन भी हमने देखा था। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर सेपरेट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। दूसरा मेन क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भाई एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल का अमाउंट बताइए ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से। तो अगर अमाउंट पूछा है तो सिंपली एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी क्वेश्चन में गिवन ही होगा, उसे डिवाइड बाय करना है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल से। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकलता है? कहते हैं टोटल 365 डेज या फिर 360 डेज डिवाइड बाय डेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो हमने ये फॉर्मूले से जो डेज निकाले होंगे। फॉर एग्जांपल 80 डेज आए तो 360 या फिर 365 डेज डिवाइड बाय 80 कर देना, नंबर ऑफ साइकिल आ जाएंगे।
ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर आपके पास में आ जाएगी। तो बस वही आपको यहाँ पे लिख देना है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होगा, और डिज़ायरेबल केस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो लेना है, वरना ही इसे इग्नोर कर देना है। ठीक है, नॉर्मली इतना ही होता है, डिज़ायरेबल केस नहीं दिया तो जाता क्वेश्चन के अंदर, लेकिन है तो आपको बाद में इसे ऐड कर देना है। ठीक है, वरना ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर कर देंगे तो आपके पास में एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, जिसमें हमने क्वेश्चन भी देख लिया था। इसके बाद मेथड नंबर 2 के बारे में भी हमने कुछ लिखवाया था। मेथड नंबर 2 है कंपोनेंट वाइज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मेथड। ठीक है, या फिर सिंपली क्वेश्चन में एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल आपको निकालने के लिए कहा गया है तो मेथड नंबर 2 ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, मेथड नंबर 1 के लिए तो वो खुद कहेगा ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से क्वेश्चन सोल्व करिए, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल ऐसा वर्ड कहीं ना कहीं क्वेश्चन में होगा तब मेथड नंबर 1 है, वरना एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल बोला है तो मेथड नंबर 2 ही आपका अप्लाई होगा। ठीक है, अब मेथड नंबर 2 का मेन बेस क्या है? बेस एक ही है। मेथड नंबर 2 कहता है एक काम करिए, करंट असेट का अमाउंट निकालिए और करंट लाइबिलिटी का अमाउंट निकालिए, दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, वही वर्किंग कैपिटल है, ऐसा मानना है किसका? मेथड नंबर 2 का। ये बेस है और इसी के बेस पे ये सारी चीज़ें करवाता है। देखिए इनका फॉर्मेट भी वही है कि करंट असेट का अमाउंट निकालिए। करंट असेट के लिए अमाउंट निकालने के लिए हमें सारी करंट असेट को कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में रॉ मटेरियल दिया जा सकता है, वर्किंग प्रोग्रेस दिया जा सकता है, फिनिश गुड्स दिया जा सकता है, डेटर, प्रीपेड अमाउंट, कैश एंड बैंक, या फिर कोई अदर असेट का भी नाम दिया जा सकता है। सारी असेट के अमाउंट आपको लिखने हैं। ठीक है, सारी असेट के आपको अमाउंट लिखना है और उसका टोटल निकाल लेना है। टोटल मतलब कि क्या होगा सर? करंट असेट। ठीक है, करंट एसेट जैसे निकाला वैसे ही करंट लाइबिलिटी भी निकालेंगे। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी, वही करंट लाइबिलिटी को कंसीडर करते हुए उसका अमाउंट लिख लेना। ठीक है, करंट लाइबिलिटी में नॉर्मली क्या चीज़ हो सकती है? या तो क्रेडिटर होगा, आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस हो गया, फॉर एग्जांपल वेजेस हो गया। वेजेस हम कहते हैं कि भाई 1 महीने बाद पे करते हैं, मतलब कि वर्कर आज से काम करते हैं 1 महीने तक, जैसे ही महीना खत्म होता है उसके बाद हम पेमेंट करते हैं, तो वो एक तरीके से लाइबिलिटी हुई। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। उसके बाद अदर कोई भी करंट लाइबिलिटी क्वेश्चन में दिया जा सकता है, उसे हमें कंसिडर करना है, उसका टोटल लगा लेना, तो वो करंट लाइबिलिटी का टोटल आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है? वही बेस्ड करना है, करंट असेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर देना है। तो करंट असेट का टोटल निकाल लिया, ठीक है, करंट असेट का टोटल निकाल लिया, करंट लाइबिलिटी का टोटल निकाल लिया, बस करंट लाइबिलिटी माइनस करके जो भी आंसर आएगा आपके पास में उसे हम क्या कह देंगे? वर्किंग कैपिटल। लेकिन एक चीज़ क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर आपको सेफ्टी मार्जिन मेंटेन करने के लिए कहा है तो सिंपली उसे ऐड कर देना है। सिंपली उसे ऐड कर देना है किस में सर? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, जो भी आंसर आएगा उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल करंट एसेट है 1 लाख, करंट एसेट का टोटल कितना आया? 1 लाख। फॉर एग्जांपल करंट लाइबिलिटी का टोटल आया 50,000। ठीक है, तो जैसे ही 1 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे, क्या बचा सर? 50,000 बचा। ठीक है, बस ये 50,000 में सेफ्टी मार्जिन ऐड कर देना, जो भी आंसर आया वही हमें क्या कह देना है? वही हमारी वर्किंग कैपिटल है। लेकिन सेफ्टी मार्जिन अगर क्वेश्चन में कहा है तो ही कंसीडर करना है, वही, वरना तो उसे इग्नोर करना है, वरना है ही नहीं, बेसिकली ऐसा ही मानेंगे। ठीक है, सेफ्टी मार्जिन के लिए वो परसेंटेज देता है, फॉर एग्जांपल 10% दिया है, 20% दिया है, क्वेश्चन है आपके पास में तो हम देखेंगे। ठीक है जी, इस तरीके का होता है। अच्छा, इसमें 1-2 पॉइंट और लिखवा देते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 1-2 पॉइंट हम ये लिख लेते हैं। कहता है कि जो ऊपर का फॉर्मेट है वो किसका है सर? एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के लिए फॉर्मेट है। तो कहता है फॉर्मेट में जो है ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मेट की जो इन्फॉर्मेशन है उसे यूज़ 2 तरीके से कर सकते हैं, मतलब कि इसे सोल्व करने का तरीका 2 है। ठीक है, देयर इज़ 2 टाइप या फिर 2 वे टू फाइंड आउट द वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो कहता है, आप लिखेंगे यहाँ पे मेरे साथ, कहता है देयर इज 2 टाइप्स या फिर 2 मेथड्स फॉर अबोव फॉर्मेट। ठीक है, ये ऊपर के फॉर्मेट को आप यूज़ तो करेंगे,
लेकिन इसे दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं और दो तरीके से इसका आंसर निकाला जा सकता है। मतलब कि वर्किंग कैपिटल जो आप इस मेथड से निकालते हैं, इस फॉर्मेट का यूज़ निकाल के, ठीक है, इस फॉर्मेट का यूज़ करते हुए ये जो वर्किंग कैपिटल निकालते हैं, करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस किया, सेफ्टी मार्जिन है तो उसे ऐड कर दिया और वर्किंग कैपिटल आपने निकाला। तो ये जो वर्किंग कैपिटल निकालते हैं उसे निकालने के दो तरीके, फॉर्मेट को यूज़ करने के दो तरीके। कहते हैं कि आपको फॉर्मेट का बाइफर्केशन डेप्रिसिएशन के बेस पे, मतलब कि टू मेथड कौन सी है, तो कहता है टू मेथड में ऐसा है कि एक मेथड को हम कहते हैं टोटल बेसिस, एक मेथड को हम क्या कहते हैं, टोटल बेसिस, टोटल बेसिस, और दूसरे को हम कहते हैं कैश कॉस्ट बेसिस, दूसरे को हम कहते हैं कैश कॉस्ट बेसिस। ठीक है, टोटल बेसिस जो है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है, अगर क्वेश्चन नहीं कहता है कुछ भी, ठीक है, तो ये आपका टोटल बेसिस पे ही क्वेश्चन सोल्व होगा, बाय डिफ़ॉल्ट मेथड आपके पास में। ठीक है, और कैश कॉस्ट व्हेन क्वेश्चन सेड, आपको क्वेश्चन स्पेसिफिकली कहा जाएगा कि कैश कॉस्ट बेसिस पे अगर क्वेश्चन सोल्व करिए तो ही हमें उस पर काम करना है। दोनों मेथड में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, डिफरेंस इज ओनली वन, दैट द डेप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड इन टोटल बेसिस मेथड। कहता है डेप्रिसिएशन को कंसिडर करेंगे, ठीक है, डेप्रिसिएशन depreciation shall be considered, depreciation shall be considered। क्या बात समझ में आ रही है? डेप्रिसिएशन किस में हो सकता है, तो अभी अभी आपने जो आपके पास में कॉस्ट अकाउंट पढ़ा होगा चैप्टर, ठीक है, कॉस्ट में, ये अभी जो कॉस्ट सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके अंदर आपके पास में कॉस्ट शीट वगैरह चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है, जिसके अंदर ये बड़ी डिटेल में आता है। कहते हैं डेप्रिसिएशन कहाँ कहाँ हो सकता है, तो आपके पास में मैं सिंपली बता दूँ, ठीक है, कि डेप्रिसिएशन कहाँ कहाँ हो सकता है। तो डेप्रिसिएशन कहते हैं आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन किस में मिला हुआ हो सकता है, तो डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, डेप्रिसिएशन हो सकता है ओवरहेड में मिला हुआ हो, ठीक है, वो तो क्वेश्चन बताएगा लेकिन ये तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देते हैं। कहते हैं कि सर ओवरहेड में हो सकता है, या फिर हो सकता है आपके पास में, हो सकता है आपके फिनिश गुड्स में मिला हुआ हो, फिनिश गुड्स, या फिर हो सकता है आपके पास में, हो सकता है आपके पास में डेटर के अंदर मिला हुआ कहा जाए, ठीक है, वो तो क्वेश्चन आपको बताएगा क्लियरली आपके पास में, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये तो आपको क्वेश्चन बताएगा, इससे रिलेटेड हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ तो आपके पास में क्लियर है। बस कैश कॉस्ट बेसिस में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्वेश्चन डेप्रिसिएशन देगा लेकिन डेप्रिसिएशन हमें नहीं लेना है, इग्नोर करना है, वो लिया हुआ है, वो लिया हुआ ऑलरेडी एडेड है तो उसे लेस कर देना, मतलब कि डेप्रिसिएशन को बेसिकली इग्नोर करना है। डेप्रिसिएशन shall not be considered, not be considered, ठीक है, डेप्रिसिएशन को यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, ये चीज़ आपके पास में ध्यान रखनी है, बस एक ही डिफरेंस है। मतलब कि मैं कहूँ कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल निकालना है एस्टिमेशन मेथड से, मतलब कि मेथड नंबर 2 से। अब क्वेश्चन में मैंने कुछ भी नहीं कहा, इसका मतलब सारी इन्फॉर्मेशन जो गिवन है क्वेश्चन में उसके हिसाब से आपको वर्किंग कॉस्ट निकाल लेनी है, बस बात खत्म। लेकिन अगर क्लियरली क्वेश्चन में मैं ये कहूँ कि कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालना है तो मुझे क्वेश्चन में ध्यान से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है,
क्वेश्चन आपको बताएगा कि डेप्रिसिएशन कहाँ पे मिला हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ आपके पास में, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि फॉर एग्जांपल आपके पास में मैंने कह दिया कि फिनिश्ड गुड्स आपके पास में जो है उसमें डेप्रिसिएशन मिला हुआ है 10,000 का। तो ये 10,000 का मिला हुआ है ना, इसलिए मुझे यहाँ पे लेस कर देना है, हटा देना है, डेप्रिसिएशन नहीं कंसिडर करना है। क्या बात समझ में आ रही है? दोनों टाइप के क्वेश्चन हमारे पास में है, दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे। टोटल बेसिस पे भी क्वेश्चन है, कैश कोस्ट बेसिस पे भी है, तो दोनों क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है? बस इतना सा आपने पहले ये सारी चीज़ें लिख लिए। डेटर के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना। डेटर, हाँ, डेटर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल पे ही कैलकुलेट करेंगे। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि सेल पे करिए तो फिर तो वही करेंगे। क्वेश्चन किसी भी चीज़ में स्पेसिफिकली बता रहा है तो फिर वही करना है। जैसे कि वर्किंग प्रोग्रेस में भी ऐसा है। वर्किंग प्रोग्रेस में ऐसा है कि सर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा तो मानेंगे कि मटेरियल 100% यूज़ हुआ है और लेबर ओवरहेड 50% यूज़ हुआ है। ये क्या है अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने कुछ बताया है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन खुद कह रहा है कि मटेरियल 70% है और लेबर ओवरहेड 60% है, तो फिर तो यही कंसिडर करना पड़ेगा। ये जो ब्लैक पेन से मैंने जो लिखा है, ठीक है, ये एजम्पशन है। अगर क्वेश्चन नहीं कहता तो फिर आपको ये एजम्पशन लेनी है और ऑलवेज यही एजम्पशन लेनी है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपके पास में ख़त्म हो जाती है। बस इतनी सी बात है। आ जाइए अब इलस्ट्रेशन पे हम आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन आपके पास में मटेरियल आ जाइए, ऐसे मॉड्यूल ओपन कर लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आई थिंक हम पहुँचे थे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे ही हमारा ये क्वेश्चन था। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 3 जल्दी से ओपन कर लेंगे हमारे साथ में। इलस्ट्रेशन नंबर 3 ओपन कर लेंगे। ठीक है, आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 करिए। इसके बाद एक और पॉइंट लिखवाना है मुझे समरी नोट में। उसके बाद समरी नोट में यूनिट 1 से रिलेटेड सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक और डबल शिफ्टिंग का भी पॉइंट है। टोटल 2 पॉइंट अब लिखवाना है, ठीक है, और बात ख़त्म हो जाएगी, यूनिट भी ख़त्म हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए, कहता है कि 1 जैन को कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है एन लिमिटेड का, ठीक है, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहता है विशिष्ट नो द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जानना चाहते हैं, ठीक है, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट जानना चाहते हैं, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट जानना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए 2 मेथड है, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड और दूसरा एस्टिमेशन मेथड। लेकिन जब वो अमाउंट पूछ रहा है तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट मेथड होती है सेकेंड मेथड, मेथड नंबर 2, एस्टिमेशन मेथड। क्यों सर? क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से आपको पता है कि इन डेज जो है वो आपका आंसर निकल के आता है, मतलब कि कितने डेज की वर्किंग कैपिटल फंसेगी ये सबसे पहले निकल के आता है। और फिर उसके लिए हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट भी चाहिए, वगैरह वगैरह चीज़ें जो हमें क्वेश्चन में चाहिए होता है। अगर वो चीज़ नहीं गिवन है इसका मतलब मेथड 2 ही अप्लाई होगा। और नॉर्मली जब अमाउंट पूछता है, ठीक है, तो मेथड नंबर 2 ही अप्लाई होता है, क्योंकि डेज की सारी इन्फॉर्मेशन, फिर एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं होती, इसलिए मेथड नंबर 2 ही अप्लाई होता है ऑलवेज आपके पास में। लेकिन फिर भी क्वेश्चन पढ़ लेंगे, अभी पता चल जाएगा। कहते हैं डेट विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। लो जी, मेथड नंबर 2 कह दिया, प्रिपेयर करिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्ट, ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्ट। तो ये तो आपको क्लियरली बता दिया कि मेथड नंबर 2 ही अप्लाई करना है। तो अगर कह दिया है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर क्लियरली बता दिया है आपको क्या कि मेथड नंबर 2 ही अप्लाई करना है, तो फिर क्या ही दिक्कत है। मेथड नंबर 2 ही आपके पास में अप्लाई करना है, क्वेश्चन ने खुद बता दिया, ठीक है, क्वेश्चन ने खुद बता दिया है आपके पास में। लो जी, क्लियर है, आ जाइए। इसके बाद आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन आपके पास में कह रहा है कि प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 60,000 यूनिट है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में हमने 60,000 यूनिट टोटल प्रोडक्शन किया है। और कहते हैं प्लान हमारा वही है जो कि प्रेजेंट में अभी चलेगा, मतलब कि प्लान that this level of activity would be maintained during the present year। इसका मतलब क्या है? मतलब कि पिछले साल हमने 60,000 यूनिट बनाए थे, हमारा प्लान इस साल भी 60,000 यूनिट बनाने का ही है। इसने कहा है ना कि प्रेजेंट लेवल को हम मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब आज भी, इस साल भी हम 60,000 यूनिट ही बनाएंगे। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ यूनिट पूरे साल में कितने वो पता चल गया, कितना, 60,000 यूनिट।
ठीक है। तो 60,000 यूनिट हमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट पता चल गया कि पूरे साल में कितने प्रोडक्शन करने वाले हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल गया इन ईयर। ठीक है, पूरे साल में कितने नंबर ऑफ यूनिट हम जो है प्रोड्यूस करने वाले वो पता चल गया। ठीक है जी, वो हमें पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेल प्राइस आर रॉ मटेरियल 60%। मतलब कि टोटल जो सेल प्राइस है, जितनी भी सेल प्राइस है, फॉर एग्जांपल 10 रुपये सेल प्राइस है, ठीक है, पर यूनिट। तो पर यूनिट 10 रुपये है, तो 10 रुपये का 60% रॉ मटेरियल का कॉस्ट है। इसने क्लियरली कह रखा है। कहते हैं कि ये जो कॉस्ट का परसेंटेज है, रेशियो ऑफ कॉस्ट, ठीक है, मतलब कि 60%, 20%, 10%, ये जो भी गिवन है, सेल का आपको लेना है और डायरेक्टली आप जैसा ही सेल का इतना परसेंट मल्टीप्लाई करेंगे वो अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस 10 रुपये पर यूनिट है, तो 10 रुपये पर यूनिट का 60% कर देना। या फिर फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस टोटल बेसिस पे कहूँ 20 लाख रुपये, तो 20 लाख रुपये का 60% करोगे, रॉ मटेरियल का कॉस्ट आ जाएगा। इसने क्लियर लिखा है, इसने क्लियरली बताया कि रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेल, मतलब कि डायरेक्ट आपको कॉस्ट मिल जाएगी, बस ये परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देना सेल का, काम खत्म। रॉ मटेरियल 60% है, कहता है डायरेक्ट वेजेस जो है वो 10% है और ओवरहेड आपके पास में 20% है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी है वो तो बताया ही नहीं, वो बताते तो काम हो जाता ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो ये हमारे लिए ये पॉइंट एज अ इक्वेशन ही है। ठीक है, इसके सामने एक क्वेश्चन मार्क रखता हूँ कि अभी तक ये हमें समझ नहीं आया। समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि सेलिंग प्राइस तो गिवन नहीं है, ऊपर से कह रहा है कि ये सेलिंग प्राइस का 60%, 20%, 10% है। ठीक है, सेलिंग प्राइस सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। ओके, कहते हैं रॉ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन स्टोर एवरेज 2 मंथ। 2 महीने के लिए रॉ मटेरियल हमारे स्टोर में फंसता है, तो रॉ मटेरियल का पीरियड दे दिया कितना, 2 मंथ। तो 2 मंथ का वर्किंग कैपिटल का पार्ट रॉ मटेरियल में फंसता है। ठीक है, वही चीज़ तो मैंने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाई थी कि वर्किंग कैपिटल क्या है, और कुछ नहीं है, वो कितने टाइम तक अमाउंट उसमें फंसता है, वही वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल डिफरेंट जगह पे फंसता है, रॉ मटेरियल में, फिनिश गुड्स में, वर्किंग प्रोग्रेस में, डेटर क्रेडिटर में। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन देगा कि रॉ मटेरियल में 2 महीने का फंसता है, तो रॉ मटेरियल का जो टोटल अमाउंट है, ठीक है, उसे डिवाइड बाई 12 करेंगे, इंटू 2 करेंगे, तो रॉ मटेरियल का जो फंसने वाला अमाउंट है वो पता चल जाएगा, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट पता चल जाएगा। इतना सिंपल होता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी कैलकुलेट करेंगे, पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड होता है ये। कहता है ईच यूनिट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस, मतलब कि वर्किंग प्रोग्रेस की बात हो रही है। ठीक है, ये रॉ मटेरियल की बात हुई, यहाँ पे WIP की बात हुई। WIP में कहता है 1 मंथ रहता है। ठीक है, तो WIP का पीरियड कितना है, 1 मंथ का। अब कहते हैं कि द रॉ मटेरियल बीइंग फीड इनटू पाइपलाइन इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत डाल दिया जाता है, पूरे साल चलता है, मतलब कि 100%। इमीडिएटली लिखा है, इसका मतलब है 100%। ठीक है, तो इमीडिएटली लिखा है मतलब कि मटेरियल 100% लगेगा किस में, WIP में। ये जो इन प्रोसेस लिखा है मतलब कि WIP की बात हो रही है। मैंने कहा था अगर क्वेश्चन नहीं कहता है तो मटेरियल 100% और लेबर ओवरहेड को 50-50% मानना है, लेकिन अगर क्वेश्चन क्लियरली कुछ बता रहा है तो फिर वही फॉलो करना है। ठीक है, और WIP में 3 चीज़ें होती है, आपको पता ही है, नॉर्मली 3 चीज़ें होती है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपके पास में होनी चाहिए क्लियर। अभी हम सॉल्व करेंगे, पता चल जाएगा। इसके बाद कहते हैं लेबर ओवरहेड की भी इन्फॉर्मेशन है। कहता है WIP में लेबर ओवरहेड कितना होगा, तो लेबर ओवरहेड के लिए इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। कहता है कि अक्रूइंग इवनली ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द मंथ। ठीक है, अक्रूइंग ड्यूरिंग द, आपके पास में इवनली ड्यूरिंग द मंथ। ये इवनली ड्यूरिंग द मंथ, आपको ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है 50%। इसका मतलब होता है 50%। ठीक है, इसका मतलब कितना होता है, 50-50% आपको लेना है, मतलब कि लेबर का 50% और ओवरहेड का 50%। मतलब कि फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट वर्किंग प्रोग्रेस में अभी भी पड़े हुए हैं, तो 10,000 यूनिट पे रॉ मटेरियल तो 100% लग चुका है, लेकिन लेबर ओवरहेड अभी 50% लगे। 50% कब होगा, नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, इसे ही तो हम वर्किंग प्रोग्रेस कहते हैं। जो इस साल कुछ काम बाकी रह गया उसे ही तो हम वर्किंग प्रोग्रेस कहते हैं, जो नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके बाद फिनिश गुड्स आपको दे रखा है, फिनिश गुड्स की इन्फॉर्मेशन है।
फिनिश गुड्स में कहता है कि विल स्टे इन वेयर हाउस अवेटिंग डिस्पैच टू कस्टमर, मतलब कि सीधी सी बात है कि कोई प्रोडक्ट बनाया तो तुरंत कस्टमर को बिक तो जाएगा नहीं, कुछ टाइम तक हमें वेयर हाउस में रखना पड़ेगा। तो कहते हैं वेयर हाउस में 3 महीने तक वो फिनिश गुड्स रहता है। ठीक है, इसके बाद क्रेडिट अलो बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर का टाइम पीरियड गिवन है 2 मंथ है फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द रॉ मटेरियल, और डेटर का भी क्रेडिट पीरियड आपको गिवन है 3 मंथ। डेटर 3 मंथ के लिए फंसते हैं। ओके, सेलिंग प्राइस अब दे रखी है, सेलिंग प्राइस 5 रुपीज़ है पर यूनिट। तो जैसे ही सेलिंग प्राइस पता चल गए, हम यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क किए थे उसका सॉल्यूशन हो गया। कैसे? कहते हैं सेलिंग प्राइस जैसे ही पता चल गई कि ये ₹5 है, सेलिंग प्राइस जैसे ही हमें पता चल जाती है कि ₹5 है, तुरंत हमारा काम हो जाता है। जैसे ही ये 5 रुपीज़ पता चल गई, मतलब कि रॉ मटेरियल का अमाउंट पता चल जाएगा। कैसे? कहते हैं कि आपके पास में जो रॉ मटेरियल है वो 60% है, रॉ मटेरियल जो है वो 60% आपके पास में है सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 5 रुपये। 5 रुपये का 60% करिए, 5 इंटू 60%, मतलब कि 3 रुपीज़ जो है वो रॉ मटेरियल का है, 3 रुपीज़ पर यूनिट। लो जी, इसके बाद डायरेक्ट वेजेस 10% है, तो मतलब कि 5 इंटू 10%, 5 इंटू 10% मतलब कि 0.5 पर यूनिट, 0.5 पर यूनिट। और इसके बाद ओवरहेड 20% है, मतलब कि 1 रुपीज़। 5 का 20% करेंगे तो ₹1। लो जी, ये काम हो गया। तो सेलिंग प्राइस 5 रुपये की है, जिसमें 3 रुपये का मटेरियल लगेगा, 0.5 का डायरेक्ट वेजेस और 1 रुपीज़ का ओवरहेड लगेगा। तो अगर इसका टोटल करें तो आपको क्या मिल जाता है? टोटल कॉस्ट, जिसे हम COGS भी कहते हैं या फिर कॉस्ट ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास में मिल जाएगा। कितना है? 3 प्लस 0.5 प्लस 1, मतलब कि 4.5 रुपीज़। 4.5 जो है वो क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल। और सेल कितने में करते हैं? 5 रुपीज़ में। तो ये जो डिफरेंस है 0.5 का, जो डिफरेंस है वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सीधी सी बात है कि टोटल कॉस्ट में हम कुछ प्रॉफिट ऐड करते हैं और उसे बेच देते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी है? 4.5, जिसे बेचा कितने में जा रहा है? 5 रुपये में। तो मतलब कि जो 0.5 का जो डिफरेंस है वो क्या है? प्रॉफिट है पर यूनिट के हिसाब से। ये सारी चीज़ें पर यूनिट है। अगर टोटल निकालना है तो 60,000 से मल्टीप्लाई करते रहना, टोटल मिल जाएगा पूरे साल का अमाउंट। ठीक है, अगर टोटल सेल प्राइस चाहिए तो 5 इंटू 60,000 कर देंगे तो आपके पास में टोटल सेल प्राइस मिल जाएगी। रॉ मटेरियल का टोटल अमाउंट चाहिए तो 60,000 इंटू 3 कर देना, टोटल रॉ मटेरियल का अमाउंट मिल जाएगा। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कहता है? वेजेस एंड ओवरहेड का जो है कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं। कहते हैं वेजेस ओवरहेड में जो है वो हम पे करते हैं ऑन द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ फॉर प्रीवियस मंथ। फर्स्ट ऑफ ईच मंथ फॉर प्रीवियस मंथ, मतलब कि प्रीवियस मंथ में जो भी काम करवाया है वेजेस वगैरह का, ठीक है, उसका पेमेंट 1 महीने बाद होता है। तो एक तरीके से ये लाइबिलिटी है कि पहले हम काम करवा लेते हैं पूरे 1 महीने का, और जैसे ही महीना ख़त्म होता है उसके बाद हम उसकी वेजेस वगैरह ओवरहेड की पेमेंट करते हैं। मतलब कि 1 महीने का लैग पीरियड चल रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी में कहता है वेजेस एंड ओवरहेड है। 1 महीने टाइम पीरियड आपको दे रखा है, तो लाइबिलिटी में वेजेस और ओवरहेड लिखेंगे। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग वर्ड ज़रूर लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, और 1 महीने का टाइम पीरियड के हिसाब से उसे बांट देंगे। कहते हैं कंपनी नॉर्मली जो है वो कैश होल्ड करके रखती है कितना? 20,000 रुपीज़। अगर केस गिवन है तो करंट असेट में लास्ट में ऐड कर देना, बस बात खत्म है, जो कि मैंने फॉर्मेट में ऑलरेडी आपको लिखवाया। ठीक है, फॉर्मेट में मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाया हुआ है कि अगर कैश की कोई बात करी गई है तो उसे आपको कंसिडर कर लेना है, लास्ट में बस ऐड कर देना। ठीक है, ये चीज़ आपके पास में केस की बात हुई है तो आपको लास्ट में क्या कर देना है? ऐड कर देना है। क्वेश्चन में गिवन है तो कंसिडर करना है, नहीं गिवन है तो नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर है। ओके, अब आपको इतना ही क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपको क्या करना है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्ट आपको प्रिपेयर करना है। तो फॉर्मेट प्रिपेयर कर देंगे सबसे पहले। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये आपके पास में लास्ट हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 किया था। इलस्ट्रेशन नंबर 3, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3 को हम कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मेट हम प्रिपेयर कर देते, पर्टिकुलर रो आपके पास में अमाउंट। ठीक है,
तो लिखेंगे स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और स्टेटमेंट प्रिपेयर कर देंगे पर्टिकुलर, और इस तरफ अमाउंट, और अमाउंट रहेगा इन रुपीज। लो जी, लाइंस ड्रॉ कर देंगे। लो जी, फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया। बस अब एक एक करके चीज़ें लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले करंट असेट लिखेंगे, उसके बाद करंट लायबिलिटी। ठीक है, चलिए करंट असेट, करंट असेट जिसे हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं, करंट असेट का है, या फिर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये प्रिपेयर कर दिया। अब करंट असेट के अंदर क्या क्या चीज़ें लिख लेते हैं एक बार के लिए। तो क्वेश्चन हम साइड में ओपन कर लेते हैं और उसके बाद देख लेते हैं क्या चीज़ें। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो जो चीज़ों की बात हुई थी उसे डिफरेंट कलर से और एक बार हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमारे पास में ये चीज़ क्लियर है। सबसे पहले तो ये नॉर्मल प्रिपेयर करना है ऐसा कहा था, फिर आपकी प्राइस की बात हुई थी, मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले रॉ मटेरियल की बात हुई थी। ठीक है, रॉ मटेरियल तो एक तरीके से असेट होता है हमारा। उसके बाद वर्किंग प्रोग्रेस की बात हुई थी, वर्किंग प्रोग्रेस भी हमारे लिए एक करंट असेट ही होता है। इसके बाद फिनिश गुड, फिनिश गुड भी हमारे लिए क्या होता है, करंट असेट ही होता है। फिर क्रेडिटर, क्रेडिटर एक तरीके की करंट लायबिलिटी है। फिर डेटर की बात हुई थी, डेटर हमारा असेट है। इसके बाद सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस तो नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए दी थी। इसके बाद वेजेस ओवरहेड की बात करी गई थी और क्लियरली बताया था कि 1 मंथ लैग चल रहा है, मतलब कि ये करंट लायबिलिटी है आपके पास में। ठीक है, इतनी चीज़ गिवन थी और कहता है क्वेश्चन खत्म। अच्छा, केस भी गिवन था, केस तो करंट असेट है, करंट असेट में जाके 10,000 20,000 जो भी अमाउंट है 20,000 है ऐड कर देंगे, बस उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो टोटल इतनी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे वर्ड लिख लेते हैं, जो जो चीज़ें गिवन है। अमाउंट की बाद में डिस्कशन कर लेंगे। कहते हैं रॉ मटेरियल आपके पास में कितना है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, सबसे पहले सारे के सारे असेट के नाम लिख लेते हैं, रॉ मटेरियल्स। ठीक है, रॉ मटेरियल लिख लिया। इसके बाद इन प्रोसेस, मतलब कि वर्किंग प्रोग्रेस, वर्किंग प्रोग्रेस भी आपके पास में क्या होता है सर, करंट असेट का ही पार्ट होता है। तो वर्किंग प्रोग्रेस आप लिख लेते हैं, वर्किंग प्रोग्रेस। वर्किंग इन प्रोग्रेस भी लिख सकते हैं, प्रोसेस लिखिए, प्रोग्रेस लिखिए। ठीक है, ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, फिनिश गुड। फिनिश गुड भी करंट असेट है, फिनिश गुड यहाँ पे लिख देंगे, फिनिश गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, इसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। ठीक है, डेटर, डेटर करंट असेट है, डेटर आपके पास में करंट असेट है, डेटर्स। इसके बाद वेजेस ओवरहेड है, वेजेस ओवरहेड करंट लायबिलिटी भी हो सकता है, करंट असेट भी हो सकता है। करंट लायबिलिटी कैसे, अगर लैग कर रहे हो, पेमेंट में लैग कर रहे हो, मतलब कि पहले काम करवा देते हैं उसके बाद पेमेंट करते हैं, तो वो करंट लायबिलिटी है। लेकिन एडवांस में पे कर दिया तो, मतलब कि आज पे कर दिया, उसका काम तो अभी आपको बाकी है, तो एडवांस में पे किया मतलब कि वो करंट असेट हो गया। यहाँ पे क्लियरली कहा है कि प्रीवियस मंथ का पेमेंट 1 महीने में होता है, मतलब कि ये करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी में लिखेंगे, यहाँ पे नहीं।
इसके बाद कैश की इन्फॉर्मेशन है, कैश तो ऑलवेज आपके पास में करंट असेट है, तो यहाँ पे कैश लिख दिया। ठीक है, कैश में तो अमाउंट भी पता है, वो तो डायरेक्टली 20,000 लिखना ही लिखना है, तो 20,000 हमने यहाँ पे कैश लिख दिया। ठीक है, तो ये आपके पास में क्लियर है। ओके, इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे और करंट लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे करंट लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। चलिए, तो करंट असेट हो गए, करंट लाइबिलिटी यहाँ पे 2 लाइन छोड़ के लिखेंगे। कहीं कुछ ऐसा हो कि कोई असेट जानने को मिला कि जो लिखना बाकी रह गया, तो थोड़ी सी जगह होती है तो अच्छा रहता है आपके पास में करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी यहाँ पे हेडिंग दे दिया मैंने, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। लो जी, करंट लाइबिलिटी हमने लिख दिया और इस तरीके से लाइन भी ड्रॉ कर दी है कि करंट लाइबिलिटी के लिए हमने ये कर दिया। ठीक है, लो जी, ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर है। ओके, आ जाइए। तो करंट लाइबिलिटी में क्या क्या चीज़ें थी, तो मटेरियल, WIP, फिनिश गुड तो हो गया। क्रेडिटर, हाँ, तो कहते हैं क्रेडिटर आपके पास में करंट लाइबिलिटी में। ठीक है, तो कहते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, इसके बाद वेजेस ओवरहेड जो है वो करंट लाइबिलिटी का पार्ट था, इसलिए क्योंकि 1 मंथ लैग कर रहे थे, 1 मंथ लेट या फिर लैग, वर्ड याद रखिएगा, लैग, LAG, ऐसा भी वर्ड दे सकते हैं आपके पास में। ठीक है, 1 मंथ लैग चल रहा है। लैग का मतलब होता है कि काम पहले हो रहा है, पेमेंट उसके बाद हो रही है, और यहाँ पे 1 मंथ दिया है, तो मतलब कि यहाँ पे हो ऐसा रहा है कि हम मजदूर, वर्कर से हम जो है काम करवाते हैं, 1 महीने जैसा ही ख़त्म होता है उसका पेमेंट उसके बाद करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये करंट लाइबिलिटी है। तो कहते हैं वेजेस आपके पास में। ठीक है, और ओवरहेड भी सेम पीरियड के लिए है, तो कहते हैं ओवरहेड भी। ठीक है, ओवरहेड्स। ओके, काम खत्म। ठीक है, आपके पास में ये चीज़ भी आपके पास में कंप्लीट हो जाती। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपके पास में नहीं है, मुझे परेशानी भी नहीं लग रही इसमें तो कोई। ठीक है, आइए। चलिए, ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर हो जाती है। आइए, अब इसका अमाउंट निकालने की कोशिश करते हैं। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली वो दिखाई दे। ठीक है, एग्जाम में तो आपको एक ही पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे आपको क्लियरली शो हो, इसलिए हमने पेन चेंज कर दिए। चलिए, आपने देखा होगा मैंने एक एक लाइन छोड़ दी है। एग्जाम में आप 2-2 लाइन छोड़ेंगे या फिर 3-3 लाइन छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको वर्किंग नोट दिखानी है। या तो वर्किंग नोट आप सेपरेट वर्किंग नोट बना सकते हैं या फिर यहीं पे दिखा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास में। ठीक है, आपको जो पसंद है। क्लियर है? चलिए, तो रॉ मटेरियल की सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं। बताइए, रॉ मटेरियल का अमाउंट कैसे निकलेगा? सिंपल है सर, रॉ मटेरियल का अमाउंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं? इसलिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि इसने सारी चीज़ों के मंथ दे रखे। रॉ मटेरियल 2 मंथ का फंसेगा, तो टोटल पूरे साल में जितना भी रॉ मटेरियल का अमाउंट है सबसे पहले ये निकालो, उसे 2 मंथ में कन्वर्ट कर दो। तो रॉ मटेरियल का टोटल पूरे साल का अमाउंट कितना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? सर बिल्कुल, बहुत आराम से, क्योंकि रॉ मटेरियल का जो पर यूनिट प्राइस है वो 3 रुपये है और टोटल यूनिट 60,000 है। तो 60,000 इंटू 3 करूँगा तो टोटल पूरे साल का रॉ मटेरियल का प्राइस मिल जाएगा, अमाउंट। और मुझे उसमें से 2 महीने का कितना अमाउंट होता है वो निकाल लेना है। क्यों 2 महीने? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि 2 महीने का जितना अमाउंट होता है उतना ही फंसता है वर्किंग कैपिटल के नाम पे। तो 2 महीने का अमाउंट निकाल लूँगा, वो वर्किंग कैपिटल का अमाउंट निकल जाएगा। रॉ मटेरियल के अंदर वर्किंग कैपिटल का अमाउंट कितना फंसता है? 2 महीने का। तो रॉ मटेरियल के अंदर जितना वर्किंग कैपिटल का अमाउंट फंसा है वो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? फिर से एक बार कैलकुलेट करते हैं, सिंपल है। कहते हैं 60,000 यूनिट्स है टोटल यूनिट्स पूरे साल के, इनटू ₹3। तो ये आपके पास में जैसे ही मैंने ₹3 कर दिया तो ये क्या आ जाएगा? पूरे साल का रॉ मटेरियल का प्राइस आ जाएगा। 60,000 इंटू 3 करिए, 1,80,000।
1,80,000 आ गया। अब सिंपली मुझे क्या करना है, ये तो पूरे साल का है, क्या पूरे साल का अमाउंट वर्किंग कैपिटल के नाम पे फंसा हुआ है? आंसर इज नो। कितना सर? कहते हैं 2 मंथ, क्लियरली लिखा है 2 मंथ का ही अमाउंट आपको निकालना है जितना फंसा हुआ है वर्किंग कैपिटल के नाम पे, तो उसे 2 मंथ में कन्वर्ट करना है। ये तो पूरे साल का है, 2 मंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल सा है, ये 1,80,000 इंटू 2 मंथ डिवाइड बाई 12 कर दीजिए, आपके पास में काम खत्म। ठीक है, 2 डिवाइड बाई 12 कर दीजिए, आपके पास में काम खत्म। लो जी, तो ये रॉ मटेरियल का अमाउंट आ जाएगा। रॉ मटेरियल का अमाउंट आ जाएगा, कितना आया? कहता है 1,80,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, तो ये आपके पास में 30,000 आ रहा होगा। लिख दीजिए 30,000, खत्म कहानी। 30,000 आपके पास में हमने लिख दिया। लो जी, ₹30,000 मटेरियल का अमाउंट निकल गया। क्या सर सारी कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है? बिल्कुल, इतना सिंपल होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल। जैसे कि वर्किंग प्रोग्रेस में आ जाइए, कहता है WIP में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। WIP के लिए मैं यहाँ पे नीचे चला जाता हूँ। WIP में ऐसा क्यों है? WIP में आपको 3 चीज़ें आपको जो है कंसिडर करनी है, इसलिए। ठीक है, इसलिए अच्छे से यहीं पे आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ। वर्किंग नोट, ठीक है, वर्किंग नोट पे आइए। वर्किंग नोट में आपके पास में क्या है? कहता है वर्किंग नोट में हम आपके पास में कैलकुलेट करेंगे वर्किंग प्रोग्रेस के लिए अमाउंट। वर्किंग प्रोग्रेस की बात करें तो कहता है 1 मंथ का यहाँ पे टाइम पीरियड है जितना वर्किंग कैपिटल का फंसता है, लेकिन वर्किंग प्रोग्रेस में 3 चीज़ है इसने कहा। एक तो आपके पास में है रॉ मटेरियल, लेबर है, ओवरहेड है। तीनों चीज़ें, रॉ मटेरियल 100% यूज़ हो चुका है, जबकि लेबर ओवरहेड 50% यूज़ हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, जैसे कि मटेरियल में मैंने करा वैसे ही वर्किंग प्रोग्रेस में करूँगा। सबसे पहले एक ही काम करना है, पूरे साल का अमाउंट कितना है वो बता दो। सर पूरे साल का अमाउंट? हाँ, रॉ मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का, टोटल तीनों का पूरे साल का अमाउंट कितना है वो बताओ। सर रॉ मटेरियल का तो अभी अभी निकाला, लेकिन फिर भी निकाल लेते, चलिए आप कह रहे हैं तो। ठीक है, कहते हैं WIP के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, WIP के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, WIP। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं आपके पास में, ये लीजिए। और इसकी कैलकुलेशन में हमारे पास में 3 चीज़ें इसके अंदर मिली हुई है जिसकी हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं। कहते हैं कि सर इसके अंदर आपके पास में, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले रॉ मटेरियल इसके अंदर है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, रॉ मटेरियल पूरे साल का अमाउंट सबसे पहले निकालिए, बाकी की कैलकुलेशन तो बाद में करेंगे। सबसे पहले पूरे साल का अमाउंट कितना है तो हमने निकाला था, लेकिन फिर भी यहाँ पे वापस से दिखाएंगे। कहते हैं 60,000 यूनिट है, 3 रुपये का एक मटेरियल है, तो 60,000 इंटू 3, 60,000 यूनिट से इंटू 3 करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? वर्क आपके पास में रॉ मटेरियल का पूरे साल का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वर्किंग प्रोग्रेस में क्या छिपा हुआ है? कहते हैं सर लेबर भी है। ठीक है, लेबर भी है, इसने कहा है लेबर भी है। ठीक है, तो लेबर का भी पूरे साल का अमाउंट बता दो। जितनी जितनी चीज़ें, सारी के सारी चीज़ों का पूरे साल का अमाउंट पहले बता दो। कहते हैं टोटल तो 60,000 यूनिट है ही है सर पूरे साल के। लेबर कितना लगता है? 60,000 यूनिट से लेबर का अमाउंट क्या है पर यूनिट? लेबर का अमाउंट है 0.5, तो यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई कर देंगे। लो जी, ठीक है। इसके बाद और कोई चीज़ें ऐसी मिली हुई हो जो वर्किंग प्रोग्रेस में दिखा रही हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेंगे। आइए, वर्किंग प्रोग्रेस में और कोई चीज़ हमें जो दिखाई दे रही हो, तो यहाँ पे दिखाई दे रही है लेबर भी है, ओवरहेड भी है, इसने कहा है, तो ओवरहेड लिख लेते हैं। कहते हैं ओवरहेड भी आपके पास में है। ठीक है, ओवरहेड, ठीक है, ओवरहेड आपके पास में इज इक्वल टू कितने? 60,000 यूनिट तो है ही पूरे साल के, वो तो इतने ही है, 60,000 यूनिट्स। ठीक है, इनटू ओवरहेड का अमाउंट कितना है ये बताओ। ओवरहेड का अमाउंट तो सर इसने कहा है 1 रुपीज़ है। ठीक है, ₹1। ओके सर, ये चीज़ आपके पास में आ गई, टोटल इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास में क्या आ जाएगा सर? आपके पास में रॉ मटेरियल का अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे
मल्टीप्लाई करेंगे तो लेबर का टोटल पूरे साल का अमाउंट आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा सर, ओवरहेड का पूरे साल का अमाउंट आ जाएगा। इससे रिलेटेड कोई दिक्कत ही नहीं अपने को। अब कहते हैं वर्किंग प्रोग्रेस में 1 मंथ का जो है यहाँ पे 1 मंथ का जो है यहाँ पे क्या है, 1 मंथ का यहाँ पे आपके पास में टोटल टाइम पीरियड लगता है, फंसता है। तो 1 डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो 1 मंथ का सारा का अमाउंट आ जाएगा। 1 डिवाइड बाई 12 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 इंटू 1 डिवाइड बाई 12। अभी तक तो जितना काम किया वैसा ही है जैसे हमने रॉ मटेरियल में कैलकुलेशन करी, बिल्कुल वही है। रॉ मटेरियल में भी ऐसा ही किया ना। रॉ मटेरियल में हमने क्या किया, रॉ मटेरियल का अमाउंट निकालने के लिए इसने क्लियरली बोला कि 2 मंथ का फंसता है अमाउंट, तो हमने पूरे साल का रॉ मटेरियल का अमाउंट निकाला, इंटू 2 डिवाइड बाई 12 कर दिया तो रॉ मटेरियल का अमाउंट आ गया। वैसे ही वर्किंग प्रोग्रेस में बात करें तो वर्किंग प्रोग्रेस में सबसे पहले तो इसने क्लियरली ये बताया कि रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये 3 चीज़ें वर्किंग प्रोग्रेस में फंसती है। तो सबसे पहले 3 चीज़ों का नाम लिखा, उसके बाद उसका टोटल पूरे साल का अमाउंट निकाल लिया, 60,000 इंटू 3, 60,000 इंटू 0.5, 60,000 इंटू 1, पूरे साल का अमाउंट। इसने कहा वर्किंग प्रोग्रेस में हर एक चीज़ 1 मंथ के लिए फंसती है, मतलब कि मटेरियल 1 मंथ के लिए, लेबर 1 मंथ के लिए, ओवरहेड 1 मंथ के लिए। तो 1 मंथ में हमने कन्वर्ट कर दिया। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये है कि WIP में ऐसा होता है कि पूरा का पूरा यूनिट फंसता नहीं है, कुछ यूनिट काम करे है, कुछ यूनिट पे नहीं होता। फॉर एग्जांपल लेबर तो चलो पूरे साल में हमने पूरे 60,000 के यूनिट पे 60,000 पे काम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेबर अभी हो सकता है 40,000 यूनिट का ही हुआ है, 20,000 पड़े हुए हैं, हो सकता है 50,000 यूनिट का काम हुआ है, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। इसके लिए ये खुद कह रहा है कि लेबर और ओवरहेड पे 50% काम हुआ है और रॉ मटेरियल पे 100%। अगर कुछ भी ना कहा हो तो भी हमें यही एज्यूम करना है कि यहाँ पे 100% है और यहाँ पे 50-50%। वर्किंग प्रोग्रेस में एक स्टेप यहाँ पे रहेगा जो मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो लेबर में और ओवरहेड में 50-50 है और रॉ मटेरियल में 100% है, तो यहाँ पे 100% मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे 50-50% नहीं भी कहा होता तो भी हम यही करते, इसने तो कहा वही कहा है जो हम एजम्पशन लेते हैं, ठीक है। इसने कहा इसलिए हमें यहाँ पे कोई वर्किंग नोट में लिखने की ज़रूरत नहीं कि एज्यूम डेट, इस तरीके से कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है। नहीं कहा होता तो एज्यूम डेट इस तरीके से लिखना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट निकाल लीजिए इन सब का। कहता है 60,000 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 इंटू 100%, मतलब कि 15,000। तो यहाँ पर रुपीज़ की बात करें तो ये 15,000 आ रहा है। रॉ मटेरियल में WIP का अमाउंट है 15,000 का, ठीक है। इसी तरीके से लेबर वगैरह का निकालिए। लेबर 60,000 इंटू 0.5 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 इंटू 50%, तो ये आपके पास में 1250, ठीक है। इसके बाद 60,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 इंटू 50%, मतलब कि 2,500 लीजिए, 2,500। तो टोटल निकाल लीजिए वर्किंग कैपिटल, मतलब कि WIP में टोटल कितना अमाउंट फंसता है वो आपको मिल जाएगा, ख़त्म कहानी, ठीक है। लो जी, ये आपके पास में मिल जाएगा 15,000 प्लस 1,250 प्लस 2,500, तो टोटल 18,000 रुपीज़, 18,750 रुपीज़ फंसते हैं किसके अंदर, WIP के अंदर। तो WIP में लिख देंगे 18,750, तो यहाँ पे लिख देंगे 18,750 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे कि वर्किंग नोट में आप चेक कर लीजिए, इसकी हमने कैलकुलेशन कहाँ दिखाई है, वर्किंग नोट में। सर हम क्या यहीं पे नीचे दिखा सकते हैं, अगर आपके पास में जगह है तो यहीं पे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके लिए आपको जगह थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे पेपर में यहीं पे लिख दिया करंट असेट करंट, वहीं पे लिख दिया और फिर रॉ मटेरियल लिखा, उसकी कैलकुलेशन लिखिए, उसके बाद वर्किंग कैपिटल, वर्किंग प्रोग्रेस वगैरह लिखिए। इस तरीके से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, पहले ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जगह कम ज़्यादा पड़ सकती है, तो इससे अच्छा आप एक काम करिए, पेपर में ही आप डिसाइड कर लीजिए कौन सी करंट असेट है, कौन सी करंट लायबिलिटी है, फिर एक एक करके ही कैलकुलेशन ख़त्म करिए, ठीक है। अच्छा, फिनिश गुड्स आपके किस पे कैलकुलेट होते हैं, फिनिश गुड्स कैलकुलेट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, COGS। तो COGS कितना है मुझे बताइए। तो COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, निकालने का तो आपके पास में 2 तरीका होता है।
कैसे? सबसे पहले तो कॉस्ट शीट जो आप पढ़ के आ रहे हैं आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि सारे के सारे एक्सपेंस को ऐड करते जाइए COGS मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा एक और तरीका है, कैसे? कहते हैं सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दिया जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल मिलेगा। कॉस्ट ऑफ सेल में कोई ऐसे एक्सपेंस है जो कॉस्ट ऑफ सेल के है तो उसमें ऐड करके आप COGS तक पहुंच सकते हैं। दोनों मेथड आपके पास में होती है। कॉस्ट शीट चैप्टर जो है आपके पास में कॉस्ट अकाउंट के अंदर, ठीक है, उसके अंदर बड़े ही डिटेल में आप पढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास में है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये वर्किंग नोट नंबर 1 रखते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 आपके पास में क्लियर। इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2 पे COGS की कैलकुलेशन हमने करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि COGS फिनिश गुड COGS पे निकलता है, पहले ही मैंने कह रखा है। रॉ मटेरियल पे निकलता है, उसके लिए कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। WIP जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे निकलता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब तो आपको पता ही है, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तीनों का टोटल करने से आपको मिलता है। ये चीज़ आपको पता है ना कि ये तीनों का टोटल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसलिए देखिए तीनों का टोटल करके ही हमने निकाला है। क्या चीज़ निकाली है? WIP, क्योंकि WIP किस पे निकलता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। क्लियर है? उसी तरीके से आपके पास में फिनिश गुड्स COGS पे निकलता है। ठीक है, तो फिनिश्ड गुड्स के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स, और फिनिश्ड गुड्स निकलता है किस पे? COGS पे। तो हमें यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स के लिए COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है? सारे एक्सपेंस ऐड कर दो, बस सेलिंग एक्सपेंस को छोड़ के सारे एक्सपेंस ऐड कर दो। कॉस्ट शीट आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा। तो कहते हैं रॉ मटेरियल आपके पास में एक एक्सपेंस है, ऐड कर दो। ठीक है, रॉ मटेरियल हमने लिख लिया, रॉ मटेरियल। उसके बाद और कोई एक्सपेंस, रॉ मटेरियल आपके पास में। ठीक है, नो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सारे की सारी चीज़ें, जितनी भी कॉस्ट जहाँ कहीं भी लगती है सारी कॉस्ट लेना है, बस सेलिंग एक्सपेंस नहीं लेना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। कहते हैं रॉ मटेरियल आपके पास में है, डायरेक्ट वेजेस है तो डायरेक्ट वेजेस ले लो। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, इसके बाद ओवरहेड है आपके पास में। ठीक है, ओवरहेड्स आपके पास में। और कोई एक्सपेंस दिख रहा हो तो वो भी ले लो, आपके पास में ओवरहेड ले लिया। और कोई एक्सपेंस है ही नहीं, 3 ही एक्सपेंस है। ठीक है, तो 3 ही एक्सपेंस है आपके पास में, क्लियर है। तो बस तीनों का टोटल ले लेना है, तीनों का टोटल ले लेना है। रॉ मटेरियल पूरे साल का कितना है? 60,000 इंटू 3 मतलब कि 1,80,000। ठीक है, रॉ मटेरियल पूरे साल का कितना है? 60,000 इंटू 3। ठीक है, तो ये आपके पास में पूरे साल का अमाउंट आ जाएगा 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, लीजिए। इसके बाद वेजेस का बता दीजिए। तो कहता है 60,000 यूनिट इंटू 0.5 इंटू 0.5 मतलब कि 30,000। ओवरहेड में 60,000 इंटू 1 तो 60,000। टोटल इसका कर लीजिए। टोटल कर लीजिए इसका। टोटल कर लेंगे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा 1,80,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? 2,70,000। 2,70,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। फिनिश गुड्स कितने मंथ का फंसता है? इसने कहा है सर 3 मंथ का फिनिश गुड्स फंसता है आपके पास में टोटल। तो फिनिश गुड्स कैलकुलेट किस पे होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,70,000 है। तो सिंपल है, 2,70,000। ठीक है, टोटल अमाउंट है COGS का। इसका 3 मंथ का अमाउंट ले लो, COGS फिनिश गुड्स का अमाउंट मिल जाएगा। 3 मंथ का अमाउंट लो जी, 3 मंथ का अमाउंट बताइए। 2,70,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 आप करेंगे 67,500। ठीक है, ये फिनिश गुड्स का अमाउंट आपके पास में मिल जाएगा 67,500। 67,500
500 ये रुपीज़ आ गया। ठीक है, लो जी, तो ये 67,500 फिनिश गुड्स का भी अमाउंट हमने निकाल लिया। ठीक है, फिनिश गुड्स का भी अमाउंट क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास में फिनिश गुड्स है, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, फिनिश गुड्स के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 है, वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, कितना है, कहता है 67,500। ठीक है, 67,500। इसके बाद क्या है, डेटर। डेटर कैलकुलेट करना है। डेटर के लिए इसने कहा है 3 मंथ है, 3 मंथ फर्स्ट है, तो मैं अमाउंट निकालूंगा इंटू 3 डिवाइड बाई 12 कर दूंगा। लेकिन डेटर कौन से अमाउंट पे निकलता है, डेटर निकलता है कॉस्ट ऑफ सेल पे। यहाँ पे ध्यान से देखें तो सेलिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो जो कॉस्ट ऑफ सेल है वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। मतलब कि यहाँ पे जो फिनिश गुड्स के लिए हमने कॉस्ट ऑफ सेल निकाला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमें मिला है वही क्या हो जाएगा इस बार, कॉस्ट ऑफ सेल। वैसे दोनों सेम नहीं होते, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद सेलिंग एक्सपेंस ऐड होते और हमें कॉस्ट ऑफ सेल मिलते, लेकिन यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस है ही नहीं क्वेश्चन में, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी यही है, कॉस्ट ऑफ सेल भी क्या है सर, यही है 2,70,000। तो यहाँ पे कैलकुलेशन यहीं पे दिखा सकते हैं, कहते हैं कि रुपीज़ 2,70,000 जो कि कॉस्ट ऑफ सेल भी है, इनटू मैं कर दूंगा मंथ। कितने मंथ है डेटर में, 3 मंथ के फर्स्ट है क्या है, तो 3 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो 2,70,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ पे भी 67,500 आ रहा है, तो कहते हैं 67,500 आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, 67,500। लो जी, केस तो आपको डायरेक्टली गिवन होता है, केस के लिए कभी कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं होती, नॉर्मली वो डायरेक्टली अमाउंट दे देता है जो कि हमने कॉपी पेस्ट कर दिया 20,000। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल केस का यहाँ पे टोटल लगा लेंगे, टोटल करंट असेट आपको मिल जाएगा, टोटल करंट असेट। ठीक है, जिसे हम ग्रोस वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कहते हैं ग्रोस वर्किंग कैपिटल, या फिर करंट असेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल, ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल आपके पास में हो जाता है। ठीक है, करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में भी सेम, क्रेडिटर किस पे कैलकुलेट होता है, मैंने कहा था क्रेडिट परचेज पे। यहाँ पे परचेज क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल, उसके अलावा कोई सा भी परचेज नहीं हो सकता। मतलब कि क्रेडिटर किस पे कैलकुलेट होगा, रॉ मटेरियल के टोटल अमाउंट पे क्रेडिटर कैलकुलेट होते हैं। ये चीज़ हर एक चीज़ मैंने याद रखने के लिए बोली थी, समरी नोट्स में मैंने लिखवा दिया। ठीक है, कि डेटर किस पे कैलकुलेट होता है, क्रेडिट सेल पे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे फिनिश गुड्स किस पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। ठीक है, डेटर क्रेडिट सेल पे होता है, लेकिन जब हम मेथड नंबर 2 से कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्मली जो है ICI, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे कैलकुलेट करता है। क्लियर है, चलिए। तो वैसे डेटर क्रेडिट सेल पे ही कैलकुलेट होते, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर क्वेश्चन में डेटर के बारे में किस पे कैलकुलेट करना है ऐसा नहीं कहा है, तो हम यहाँ पे किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल पे, क्रेडिट सेल पे नहीं करते, कॉस्ट ऑफ सेल पे। ठीक है, जिसमें प्रॉफिट मिला हुआ नहीं है इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। क्रेडिट सेल का मतलब होता है प्रॉफिट मिला हुआ है। ठीक है, जो हमने अपने कस्टमर को जिस प्राइस पे बेचा उसे हम कहते हैं क्रेडिट सेल, लेकिन जो हमारे लिए वो जिसकी कॉस्ट थी वो कॉस्ट को हम क्रेडिट सेल नहीं, क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि मेथड नंबर 2 से अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, मेथड नंबर 2 से अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि डेटर को किस पे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल पे। लेकिन क्वेश्चन ने खुद कहा है कि क्रेडिट सेल पे करो, तो क्रेडिट सेल पे करेंगे। ये ICI का मानना है मॉड्यूल का। ठीक है, बाकी हम एजम्पशन बेस कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉस्ट ऑफ सेल पे ही कैलकुलेट करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप एजम्पशन बेस कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ICI नॉर्मली जो मॉड्यूल का टोटल सॉल्यूशन है वो इस तरीके से चलता आ रहा है। सॉल्यूशन किस तरीके से चलता है, कहता है कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो डेटर कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल पे,
और कहा है तो फिर तो उसी तरीके से चलेंगे। ठीक है, चलिए। क्रेडिटर किस पे कैलकुलेट होता है सर? रॉ मटेरियल पे। रॉ मटेरियल ही हमारी तरीके से एक तरीके से परचेज होता है। क्रेडिटर किस पे कैलकुलेट होता है? क्रेडिट परचेज पे। और क्रेडिट परचेज मतलब कि रॉ मटेरियल, सीधी सी बात है। तो कहता है रॉ मटेरियल पूरे साल का कितना है? 60,000 इंटू 3 है। तो बस वही दिखाना है यहाँ पे, 60,000 यूनिट्स है इंटू 3। ठीक है, ये टोटल आपके पास में आ जाएगा। और इंटू कर देंगे क्रेडिटर का टाइम पीरियड। क्रेडिटर का टाइम पीरियड कितना है? कहता है 2 मंथ का है। क्रेडिटर का टाइम पीरियड 2 मंथ का है, तो 2 डिवाइड बाई 12 करेंगे। 2 डिवाइड बाई 12 करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास में अब क्या बचा? वेजेस। वेजेस के लिए वेजेस का अमाउंट है, वेजेस तो वेजेस पे ही कैलकुलेट होगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वेजेस पे, ओवरहेड के अमाउंट पे। और वेजेस का अमाउंट भी हमें पता है कितना है? 60,000 इंटू 0.5 कर दीजिए, तो वेजेस का अमाउंट पता चल जाएगा 60,000 यूनिट्स है इंटू 0.5। ठीक है, और इंटू क्या कर देंगे? जितने मंथ फंसता है वो मंथ बता दीजिए। मंथ इसने कहा है 1 मंथ है, तो 1 डिवाइड बाई 12। 1 डिवाइड बाई 12, लो जी। और इसी तरीके से ओवरहेड के लिए भी कहते हैं 60,000 टोटल यूनिट्स है इंटू ओवरहेड का पर यूनिट कितना प्राइस था? ₹1। ठीक है, इंटू कितने मंथ के लिए फंसता है? तो कहता है वेजेस और ओवरहेड के लिए दोनों सेम ही 1 मंथ के लिए फंसते हैं, तो 1 मंथ आपके पास में, लो जी। ठीक है, तो इसका टोटल अमाउंट निकाल लीजिए। 60,000 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, तो ये आपके पास में 30,000 होगा। ठीक है, इसके बाद 60,000 इंटू 0.5 इंटू 1 डिवाइड बाई 12। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो ये आपके पास में कितना आ रहा होगा? 2500 आपके पास में आ रहा होगा। कैलकुलेशन आप भी करते रहिएगा, हो सकता है कहीं कैलकुलेटर गलती हो जाए मेरे से। इसके बाद 60,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ पे 5,000। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में 5,000। तो यहाँ पे टोटल करंट लाइबिलिटी आपके पास में कितना आएगा? करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट लाइबिलिटी, लो जी। तो आपके पास में यहाँ पे अगर इसका टोटल करूँ 30,000 प्लस 18,750 प्लस 67,500 प्लस 67,500 प्लस 20,000, तो टोटल असेट आपके पास में आ रही है 2,03,750। और यहाँ पे करंट लाइबिलिटी की बात करूँ 30,000 प्लस 2,500 प्लस 5,000 और ख़त्म, तो ये आपके पास में आ रहा है 37,500। ठीक है, 37,500। अब यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे सर? यहाँ पे लेस लिखा भूल गए ना, लेस करना है। ये लेस लिखना तो भूलना ही नहीं। करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करना है, तभी तो हमें वर्किंग कैपिटल मिलेगा। तो कहते हैं अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी वो सेफ्टी मार्जिन मेंटेन करने के लिए नहीं कहा था। ऐसा क्वेश्चन है, हम प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सेफ्टी मार्जिन का कुछ भी रोल नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे कोई लिया नहीं है। डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे मिलती है? करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करंट एसेट कितना है? 2,03,750, जिसमें से करंट लाइबिलिटी 37,500 माइनस करेंगे। और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल मिल जाएगी 1,66,250। लो जी। ठीक है, लो जी, आंसर आपके पास में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होता है। मैं लेक्चर नंबर 3 को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, इसलिए
क्योंकि आप इसका अच्छे से एनालिसिस कर पाए। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4 और भी 2 क्वेश्चन है इसके बेस, इसी मेथड पे बेस वो करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार के लिए आप इसे अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, एग्ज़ाम में इस तरीके से सोल्व करना है आपको, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपको इस तरीके से सोल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन एक बार अच्छे से देख लिया और उसके बाद और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, रट लीजिए क्या क्या चीज़ें होती है, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, और भी इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे और फिर इस यूनिट को ख़त्म करेंगे। डबल शिफ्टिंग का भी एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। डबल शिफ्टिंग का जनरली एग्जाम में नहीं आता, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।